हेलो फ्रेंड, दिस इज शिवानी चौहान। वेलकम टू इजी पद एजुकेशन। आज हम करेंगे आईटेप सेकंड सेमेस्टर की अंडरस्टैंडिंग इंडिया की यूनिट टू में हम पढ़ेंगे लाइफस्टाइल ऑफ योगा अडेप्टिंग एंशिएंट लाइफस्टाइल। सो पहले मैं आपके जो अंडरस्टैंडिंग इंडिया सब्जेक्ट है उसमें ऐसे कराऊंगी कि पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे हर यूनिट से, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनके आने की ज़्यादा चांसेस हैं उनको कराऊंगे। फिर उसके बाद हम पूरी यूनिट को डिस्कस करेंगे वन बाय वन टॉपिक के साथ। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। मैं एक बार अपनी स्क्रीन ऑफ कर देती हूँ, जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स, लेट मी ऑफ माई स्क्रीन। अब आपको विजिबल हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। द लाइफ स्टाइल ऑफ योगा अडेप्टिंग एन एंशियंट वे ऑफ लाइफ फॉर लॉन्जिविटी। सी, क्या लिखा है इसमें कि आप क्या कर सकते हो, योगा को अडेप्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में। मतलब एंशियंट वे ऑफ लाइफ मतलब जो पहले जो हमारा जीवन था, जब सब क्या करते थे, गुरुकुल में रहते थे, योगा करते थे, प्रैक्टिस करते थे, उस लाइफ में अपने आप को लेकर आना। तो उससे आपकी जो लॉन्जिविटी है, मतलब लाइफ स्पैन है, वो कैसे बढ़ेगा। सो योगा इज मोर देन जस्ट फिजिकल एक्सरसाइज। योगा फिजिकल एक्सरसाइज से भी बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब उससे भी बहुत ज़्यादा आगे की चीज़ है। होलिस्टिक वे में इधर डेवलपमेंट हो सकता है, आपकी लाइफ इंक्रीज हो सकती है, जिसमें माइंड, बॉडी और स्पिरिट तीनों का, एक तरह से तीनों क्या होते हैं, स्वस्थ होते हैं आपके ना। आपका माइंड भी, आप अच्छे विचार करते हो, आपकी बॉडी भी और आपके स्पिरिट भी, है ना। आपकी आत्मा भी बिल्कुल शुद्ध रहती है। सो ओरिजिनेटिंग इन एंशियंट इंडिया, और योगा जो है वो 5000 ईयर्स अगो से भी पहले ओरिजिनेट हुआ था इंडिया में। योगा इज बहुत साइंस, ये साइंस भी है क्योंकि इसमें कुछ फैक्ट्स है ना, थ्योरीज हैं, और फिलॉसफी भी है क्योंकि अलग अलग सबके पॉइंट ऑफ व्यू हैं योगा को लेकर। तो एक तरह से ये फिलॉसफी भी है जो योगा में आती है। सो दिस गाइड इंडिविजुअल टुवर्ड्स फिजिकल हेल्थ, ये फिजिकल हेल्थ, मेंटल पीस और स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट के प्रति लोगों को गाइड करती है। सो बाय अडॉप्टिंग द योगिक लाइफस्टाइल, इंडिविजुअल कैन अचीव लॉन्जिविटी। इंडिविजुअल क्या कर सकता है, अपनी लाइफ स्पैन को बढ़ा सकता है, अपनी वेलबींग को, कि वो अपना पालन पोषण या फिर अपनी हेल्थ को इंक्रीज कर सकता है, और इनर हार्मनी आ सकती है कि वो अंदर से बहुत ज़्यादा खुश होगा, अंदर से बहुत सारी चीज़ें वो पॉजिटिव वे में सोचेगा ना। तो इनर हार्मनी इन द सेंस कि उसके शुद्ध विचार भी होंगे। ओके, द योगिक पर्सपेक्टिव ऑन लाइफ एंड लॉन्जिविटी। तो योगा की पर्सपेक्टिव क्या है, कि यौगिक जो होता है, जो योगा करता है, उसका क्या पर्सपेक्टिव है लाइफ और लॉन्जिविटी पे। तो योगा इज अ वे ऑफ लाइफ। योगा को आप क्या करो, वे ऑफ लाइफ ट्रीट करो, है ना, कि अपने जीवन में उसे उतार लो। तो योगा में सिर्फ एक प्रैक्टिस नहीं, जैसे एक्सरसाइज आप करते हो जिम वगैरह में, वही नहीं, बल्कि एक कॉम्प्रिहेंसिव लाइफस्टाइल को बढ़ावा देता है, जिसमें आपके आसन भी आ जाते हैं, प्राणायाम भी आ जाता है, ध्यान भी आते हैं, यम एंड नियम भी आते हैं, और आयुर्वेदिक डाइट एंड डिटॉक्स भी आते हैं। सो अगर हम बात करें आसन की, तो फिजिकल पोस्चर जिसे बोलते हैं, आप जो फिजिकल पोस्चर को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए फिजिकली, तब आप जो चीज़ें करते हो उसे आसन बोलते हैं, जिससे आपकी जो बॉडी है वो मेंटेन रहती है, सही रहती है, और उसमें एक तरह से शक्ति आती है। आप एक तरह से पावर सा फील करते हो अपने आप में ना। तो उसको इंक्रीज करती है, आपकी बॉडी की मसल्स वगैरह को, है ना, और ज़्यादा मजबूत करती है। प्राणायाम क्या होता है, ब्रीथ कंट्रोल। जब आप अपने ब्रीथ पे, अपने सांस पे जब कंट्रोल लेना सीख जाते हो, इट मीन्स कि आप क्या कर रहे हो, एनहेंसिंग लाइफ फोर्स एंड एनर्जी, कि आप एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो ब्रीदिंग एक्सरसाइज के थ्रू, कि आप अपनी जो ब्रीथ है उसको कंट्रोल कर पा रहे हो, और वो अच्छे से ले पा रहे हो, जिससे आपको कोई भी डिजीज नहीं हो, है ना। फिर उसके बाद आता है ध्यान, दैट इज मेडिटेशन। तो मेडिटेशन मतलब जब आप इनर पीस जब आपके अंदर आने लगे, आप अंदर से ही बहुत ज़्यादा खुश होने लगो, है ना, आपको कुछ और विचार ना आए, आप सिर्फ अपने मन में ही खुश रहो, अपनी खुशी में ही खुश रहो, है ना, और लोगों का भी भला करो साथ में। बट ये नहीं कि आप अलग अलग विचार सोच रहे हो। तो मेडिटेशन मतलब कि ध्यान लगाना एक तरह से, है ना, जिससे मेंटल क्लैरिटी आएगी कि आपको क्या करना है क्या नहीं, और इनर पीस आएगा आपके अंदर आत्म, एक तरह से जो पीस है, जिसको बोलेंगे कि आप बहुत ज़्यादा सुखी रहोगे, है ना। तो वो सारी चीज़ें। उसके बाद है यम एंड नियम, एथिकल डिसिप्लिन। तो आप क्या कर सकते हो इसके थ्रू, यम एंड नियम का पालन कर सकते हो। यम मतलब जो चीज़ें आपको नहीं करनी लाइफ में, नियम मतलब जो चीज़ें आपको करनी है। तो जो अनएथिकल कंडक्ट है वो क्या हो गए, वो यम हो गए, और जो एथिकल एथिकल कंडक्ट है, जो आपको करनी चाहिए चीज़ें, है ना, वो नियम्स हो गए। सो लीडिंग अ बैलेंस, जैसे आपकी लाइफ जो है बैलेंस बन सकती है और डिसिप्लिन लाइफ बन सकती है। आफ्टर दैट इज आप इन सबको करोगे, जैसे आसन, प्राणायाम, ध्यान, यम एंड नियम, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट आयुर्वेदिक डाइट एंड डिटॉक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू फॉलो इन योर लाइफ। अगर आप ये फॉलो नहीं करोगे, आप आसन कर रहे हो, प्राणायाम कर रहे हो, उसका इतना इफेक्टिव रिजल्ट नहीं होगा।
तब तक आप अपनी डाइट में एक हेल्दी या फिर सात्विक भोजन को इंक्लूड नहीं कर लेते, तो इससे क्या होगा, आपकी जो बॉडी पोस्चर है, आपकी जो बॉडी है वो क्या होगी, नरिश हो जाएगी, मतलब और भी ज़्यादा बेहतर बन जाएगी, है ना। प्लांट, जब आप क्या कर रहे हो, नेचुरल चीज़ों के साथ इंक्लूड हो रहे हो, है ना। सो प्लांट बेस्ड फूड्स को खा रहे हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, एक योगा एज अ लाइफ को अपनाने के लिए। अगर आप अपने लाइफ में इन सारी चीज़ों को इंक्लूड कर लोगे तो यू विल बी लेड टू अ बेटर लाइफ, है ना। बेटर लाइफ आपको मिल सकती है। ओके, तो उसके बाद आते हैं द लाइफस्टाइल ऑफ योगा। तो लाइफस्टाइल ऑफ योगा क्या है, जस्ट अ मिनट। सो यहाँ पे हम बात करेंगे कि अडेप्टिंग एन एंशिएंट वे ऑफ लाइफ फॉर लॉन्जिविटी, कि आप क्या अडेप्ट कर रहे हो, एक ऐसी लाइफ, मतलब वही जो है उसका हम दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, दैट इज लॉन्जिविटी एंड योगा, कि आप अपने लाइफ स्पैन को कैसे बढ़ा सकते हो योगा के जरिए। सो एंशिएंट योगीज ये बिलीव करते थे कि एक इंसान का जो लाइफ स्पैन है, कि वो कितने साल तक जिएगा, वो ये डिसाइड नहीं करता कि उनकी एज कितने, फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं ना इसके तो सास पूरे हो गए, है ना। तो ये डिटरमाइन नहीं करता कि वो कितने साल तक जिएगा, उस जैसे उस वो 53 एज का डेथ हो गई, या फिर 87 एज की डेथ हो गई, बट बाय द नंबर ऑफ ब्रेथ टेकन, की हम बोलते हैं ना कि इसके तो सांस पूरे हो गए, है ना। तो सांस पूरे हो जाना इन द सेंस कि अब उसकी कोई लाइफ ही नहीं बची है, वो खत्म हो चुका है एक तरह से ना। सो नंबर ऑफ ब्रेथ टेकन पे डिपेंड करता है आपका लाइफ स्पेन, कि आपने कितनी ब्रेथ ली है ना। सो बाय स्लोइंग डाउन ब्रीदिंग थ्रू प्राणायाम एंड मेडिटेशन, वन कैन एक्सटेंड लाइफ एंड मेंटेन यूथफुल एनर्जी। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, अपनी जो ब्रीदिंग को स्लो डाउन करके, धीरे धीरे करके आप क्या करोगे, सांस लोगे, एक तरह से आपको रूटीन हो जाएगा या फिर फ्लो बन जाएगा आपको सांस लेने का अच्छी तरह से। आप उसके थ्रू क्या कर सकते हो, थ्रू प्राणायाम और मेडिटेशन के थ्रू आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। उससे कोई भी इंसान अपनी लाइफ को और भी ज़्यादा एक्सटेंड कर सकता है, बढ़ा सकता है, और मेंटेन यूथफुल एनर्जी, और एक तरह से उसके अंदर क्या रहेगी, हमेशा यूथफुल एनर्जी रहेगी, कि वो हमेशा जवान ही रहेगा, फिजिकली फिजिकली ही नहीं बल्कि मेंटली भी, स्पिरिचुअली भी, है ना। तो उसे बहुत सारी चीज़ें गेन करने को मिलेगी। वो एक एज के बाद, एक ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल एक तरह से झुक जाएगा, या फिर उसको प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, है ना, डिजीज हो जाएंगी, तो वो सब नहीं होगा अगर वो प्राणायाम को और मेडिटेशन को इंक्लूड करेगा अपनी लाइफ में। योगा हेल्प प्रिवेंट एज रिलेटेड डिजीज बाय इंप्रूविंग फ्लेक्सिबिलिटी, सर्कुलेशन एंड इम्यून फंक्शन। एक मिनट, जस्ट आपको दिख नहीं रहा होगा शायद। सो योगा से क्या हो सकता है, योगा आपकी एज रिलेटेड डिजीज को, जो आप एज, जैसे आपकी एज हो जाती है तो आपको क्या होता है कि आपने देखा होगा अपनी दादी या दादा को, कि उनको दिखना बहुत कम हो जाता है, सुनना भी बहुत कम हो जाता है ना, और उनकी हेल्थ भी ऐसी हो जाती है जिससे वो बहुत कम चीज़ें कर पाते हैं कि एक टाइम लिमिट के बाद। सो अगर आप योगा करोगे तो आपके अंदर फ्लैक्सिबिलिटी आएगी, आप बहुत साल तक वो चीज़ें कर सकते हो, सर्कुलेशन आपका अच्छा रहेगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा आपकी बॉडी में, जिसकी वजह से आपको डिजीजेस भी नहीं होंगे, इम्यून फंक्शन भी आपका बेहतरीन होगा अगर आप योगा को यूज़ करोगे अपनी डेली लाइफ में, है ना। योगा करोगे तो डेली, कि आपकी जो बॉडी है वो हमेशा तैयार रहेगी, जो भी ऑक्सीडेंट्स आते हैं आपकी बॉडी में, जो भी ऐसे तत्व आते हैं नेगेटिव तत्व, उनसे लड़ने में, है ना। सो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट इज द की एलिमेंट्स ऑफ अ योगिक लाइफस्टाइल। तो एलिमेंट्स क्या क्या है, सबसे पहले है फिजिकल वेलबींग, कि क्या होना चाहिए, योगिक आसन्स और देयर बेनिफिट्स। तो योगिक आसन्स के थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपने फिजिकल वेलनेस को अच्छा कर सकते हो। रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ योगा पोस्चर एनहेंस स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी एंड बैलेंस। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे आसन्स की, जो योगा पोस्चर है जिसको आसन बोला जाता है ना, तो उससे क्या होगा, आपकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी, फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होगी, और बैलेंस भी बनाना सीख जाओगे आप। ओके, तो जैसे यहाँ पे कुछ ही मैंने क्या बोलते हैं आसन्स लिखे हैं, बट इसके अलावा भी बहुत सारे आसन्स होते हैं जो आप लिख सकते हो। डिपेंड करता है कि आपका जो ये क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स आएगा। बेसिकली मैं तो ये करके चल रही हूँ कि 7 मार्क्स में आएगा आपका ना। 50 मार्क्स का पेपर होता है ना आपका अंडरस्टैंडिंग इंडिया का, तो ये 7 मार्क्स में पूछा जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करके जाइएगा और इसको अच्छे से पढ़ के भी जाइएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि योगा से रिलेटेड आजकल बहुत ज़्यादा एक तरह से हमारी गवर्नमेंट भी इस पर वर्क करे, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरह मार्क करिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की। सो ताड़ासन इज द माउंटेन पोज। माउंटेन पोज कौन सा है, ये फर्स्ट वन इज द ताड़ासन, जिसमें आप अपनी हील्स को ऊपर करके अपने पैरों पंजे के तहत आप खड़े होकर अपने हाथों को क्या कर लोगे, सीधा कर लोगे, ऊपर की तरफ कर लोगे, अपनी गर्दन को भी। सो इससे पोस्चर इंप्रूव होता है आपका, इससे आपकी जो लेग्स है वो भी मजबूत बनती है। ओके, फिर आता है भुजंगासन, दैट इज कोबरा पोज। आप कोबरा की तरह लेट जाओगे, है ना, कोबरा की तरह, तो जिससे आपकी जो स्पाइन है ना, जो रीढ़ की हड्डी है वो इंप्रूव होती है, वो एक तरह से फ्लेक्सिबल बनती है, या फिर आप बोल सकते हो पावरफुल बनती है। और इससे आपको स्ट्रेस भी कम होता है ना, स्ट्रेस में भी आपको बहुत ज़्यादा
कमी, मतलब एक तरह से आपको स्ट्रेस नहीं होगा अगर आप ये आसन करोगे तो। ओके, उसके बाद है अधोमुख श्वासन। तो अधोमुख श्वासन इज अ डाउनवर्ड डॉग। आप ऐसे करके जैसे अपनी बॉडी को ऐसे टिल्ट कर लोगे, वी शेप सा बना लोगे, तो उससे क्या होगा, आपका जो सर्कुलेशन है, सर्कुलेशन बढ़ेगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, है ना, सारे आपके अंगों में ब्लड जाएगा, और इससे स्टिफनेस भी कम हो जाएगी ना, जो आपके अंदर जो स्टिफनेस होती है ना, कि आप अंगड़ाई, या फिर आप बोल सकते हो कि जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी अच्छी हो जाएगी ना, तो आपके अंदर जो कठोरता होती है ना वो कम हो जाएगी, किससे, इसकी वजह से, है ना, आप बिल्कुल सीधे एक तरह से तन के खड़े हो सकते हो। आफ्टर दैट इज वृक्षासन। वृक्षासन इज अ ट्री पोज, दैट मीन्स दी कि इट एनहेंस बैलेंस, आपको बैलेंस इंप्रूव करने में हेल्प करती है, आप बैलेंस रख कर सकते हो, दैट इज द वृक्षासन, दिस इज द वृक्षासन, है ना। ये वृक्षासन क्या है, आप अपने पैरों को, एक पैर को अपने थाई के पास लेकर जाओगे, उधर टच कर लोगे, और एडियो के बल, सॉरी, पंजे के बल खड़े हो जाओगे, आफ्टर दैट अपने हाथों को ऊपर कर लोगे सीधे एक तरह से नमस्ते वाले पोज में। ओके, तो इसमें क्या होगा, ट्री पोज में इससे बैलेंस इंप्रूव होता है, और आपकी जो पूरी बॉडी है उसमें बहुत ज्यादा पावर आती है ना, तो वो क्या हो जाता है, और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है ना, स्ट्रॉन्ग बन जाती है आपकी बॉडी। तो उसके बाद श्वासन, है ना, श्वासन इज अ कोक्स पोज, जो मुझे पर्सनली काफी पसंद है। इसमें क्या होता है कि आप सारी योगिक एक्सरसाइज करने के बाद क्या कर सकते हो, श्वासन कर सकते हो, जिससे जिसमें आप बिल्कुल रिलैक्स फील करते हो ना, रिलैक्स फील करते हो, उसमें डीप रिलैक्सेशन ले सकते हो, और इससे आपकी जो एंग्जाइटी है वो भी बिल्कुल दूर हो जाती है, आप बिना किसी चिंता करे, आप जब सारे योगासन करने के बाद ये वाला आसन करते हो, श्वासन द कॉक्स पोज, जिसमें आपको बिल्कुल हाथों को ऊपर आसमान की तरफ रखे होना होता है, मतलब हाथों की हथेलियां जो है वो ऊपर की तरफ होनी चाहिए, है ना, पाम जो होती है। फिर उसके बाद आप बिल्कुल लेट जाओगे आँख बंद करके ना, तो ये दैट इज श्वासन, इससे आपको रिलैक्सेशन मिलती है, और एंग्जाइटी भी, आपकी जो स्ट्रेस है वो भी दूर होता है। आफ्टर दैट इज की द नेक्स्ट वन की एलिमेंट इज द ब्रीथ कंट्रोल। ब्रीथ कंट्रोल इज द प्राणायाम, है ना। हमने देखा था ना, प्राणायाम क्या होता है, जब अपनी ब्रीथ पे कंट्रोल पाना सीख जाते हो। सो प्राणायाम एक्सरसाइज रेगुलेट ब्रीदिंग, इससे आपकी जो ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स है या फिर जो भी है वो इम्प्रूव रहती है, अच्छी होती है, ऑक्सीजन फ्लो होता है आपकी बॉडी में, और इससे नर्वस सिस्टम भी काम हो जाता है, मतलब आप बहुत सारी चीजें नहीं सोचते एक साथ, बहुत काम से हो जाते हो, शांत से हो जाते हो ना, तो आपके अंदर इनर पीस आने लग जाता है प्राणायाम के थ्रू। ओके, तो क्या क्या टेक्निक्स है प्राणायाम की, अगर आप बात करो तो अनुलोम विलोम, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट, आप बोल सकते हो जो सबसे अच्छा माना जाता है ना, वो अनुलोम विलोम, अल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग। आप क्या कर सकते हो, आप क्या करते हो, जिससे मैं आपको बता ही देती हूँ, जस्ट अ मिनट। देखो, आपको क्या करना होता है कि आपकी जो दो फिंगर्स है ना, दो टू फिंगर्स है ना, इसको क्या करना होता है, ऐसे, और इनको, है ना, ऐसे ऐसे करके सांस वगैरह छोड़ने से बढ़िया योगा की क्लास है। तो अनुलोम विलोम में आपने देखा होगा रामदेव बाबा को भी करते हुए ना, तो उसमें क्या होता है, इम्प्रूव लंग फंक्शन, आपके जो लंग फंक्शन है वो इम्प्रूव होते हैं, आप अच्छे से सांस ले पाते हो, सांस को छोड़ पाते हो, और डायफ्राम भी इंक्रीज होता है, और इससे स्ट्रेस भी कम होता है आपका ना। फिर आता है भस्त्रिका। भस्त्रिका इज अ बेलोज ब्रेथ, उसमें आपको क्या करना था, जो साइनस की बीमारी है ना, जो छींक आती है, हमें जुकाम हो जाता है बिल्कुल, है ना, तो वो सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो कम हो जाती है साइनस के थ्रू। आपको क्या करना होता है, अपने हाथों को ऐसे करके मतलब ऐसे बैठना होता है, बैठने का तो बोलते चलो, इधर जैसे दे भी रखा है, और फिर आपको गहरी सांस लेनी होती है, जिसकी वजह से जो आपकी नाक में जो भी प्रॉब्लम होती है वो ठीक हो जाती है, अगर आप डेली करोगे तो, है ना। तो इससे एनर्जी आती है, और आपकी जो साइनस की जो बीमारी है, जो आपको जुकाम सा हो जाता है, छींक आती है, वो कम हो जाती है, वो बंद हो जाती है बिल्कुल। आफ्टर दैट इज ब्राह्मरी। ब्राह्मरी इज बी ब्रीथ। तो बी ब्रीथ में क्या होता है, आप अपनी हाथों को ऐसे करके, और फिर इधर जैसे यहाँ जो अपना थंब होता है वो कान के पास लेके जाके, तो एक वाइब्रेशन सी करते हो अपने बॉडी में, उससे क्या होता है, आपका जो माइंड है वो काम हो जाता है, शांत हो जाता है, और इससे इंसोमैनिया जो बीमारी होती है, इट मीन्स कि जब आपको सोने में जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि आप सो नहीं पाते पूरी पूरी रात, तो इंसोमैनिया वो होता है जो पर्सन सो नहीं पाता, है ना, जिसको नींद ही नहीं आती है ना, तो उससे भी क्या होता है, उससे भी रिलीफ मिलता है, उससे भी छुटकारा मिलता है, किसको करने से, ब्राह्मरी करने से। इसकी एक तरह से आपकी जो पूरी बॉडी है वो क्या हो जाती है, वो गुंजन सा हो जाता है उसमें, है ना, तो उससे क्या होता है, माइंड रिलैक्स हो जाता है आपका, और इंसोमेनिया से भी दूर करते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट वन पे। तो नेक्स्ट वन इज मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस फॉर इनर पीस। तो मेडिटेशन कर सकते हो आप इनर पीस के लिए, है ना, इनर पीस के लिए माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, अपने इनर पीस के लिए। ओके, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं मेडिटेशन स्लो एजिंग। आपकी जो एजिंग है, मतलब आप
एज के बाद थोड़े बूढ़े बूढ़े से दिखने लग जाते हैं ना, तो वो कम करता है बाय रिड्यूसिंग स्ट्रेस, क्योंकि आपको स्ट्रेस नहीं होता और आपकी जो सेल रीजनरेशन है उसको प्रमोट करता है, आपके सेल्स बनते रहते हैं। आपको पता है ना कि कैंसर की इस वजह से होता है, जब आपकी सेल जो है वो क्या होते हैं, एक ही जगह रहकर बढ़ने लग जाते हैं ना, एक ही जगह वो गुच्छा सा बना लेते हैं, फिर वो बढ़ने लग जाते हैं, उसकी वजह से कैंसर आपको हो जाता है किसी भी इंसान को। सो उसमें हेल्प करता है कि आपको ये सारी प्रॉब्लम्स ना हो, सेल रीजनरेशन हो, कि सेल्स बने नए नए जो आपकी जो इम्यून सिस्टम है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करे, है ना। ठीक है। सो रेगुलर मेडिटेशन हेल्प इन ओवरकमिंग एंग्जाइटी। अगर रेगुलर मेडिटेशन करोगे, ध्यान लगाओगे, तो उससे एंग्जाइटी कम होगी, डिप्रेशन कम होगा और नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे आपके अंदर, कि आप सारे विचारों को भूलकर बस एक ही जगह पर ध्यान लगाओ। ये होता है, क्या होता है ये मेडिटेशन। सो अगर अगर हम टेक्निक्स की बात करें कि अलग अलग टेक्निक्स है, सबसे पहले तो विपासना मेडिटेशन। विपासना मेडिटेशन क्या होता है, नेचुरल जगह पे जाके एक तरह से वो पूरे विपासना जो इंस्टीट्यूशंस हैं कुछ, है ना, तो हमारे इंडिया में भी है, बाकी ऑल ओवर वर्ल्ड में भी है, न्यूजीलैंड में भी है, मे बी, है ना। तो उसमें क्या होता है कि विपासना मेडिटेशन सेंटर्स में होता है कि आपको नेचर के करीब रखा जाता है काफ़ी दिनों तक, बिल्कुल फ़ोन वगैरह से सबसे दूर, किसी भी इंसान से बात नहीं करनी। इट मीन्स कि अपने फैमिली मेम्बर से आपको बिल्कुल दूर रखा जाता है। वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, मेडिटेशन की प्रक्रिया करते हो नेचर में रह के, है ना, और सात्विक भोजन खाते हो, मतलब शुद्ध भोजन खाते हो, बिल्कुल सादा सा, बिना मसालों का, है ना। तो उससे क्या होता है, आपकी जो थॉट्स और जो आपके सेंसेशन है वो इम्प्रूव होते हैं ना। तो विपासना मेडिटेशन के थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कर सकते हो, सेंसेशंस को ऑब्जर्व कर सकते हो, फील कर सकते हो। ओके। आफ्टर दिस ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, ठीक है, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन क्या है, तो इसमें क्या होता है, रिपीटिंग अ मंत्रा फॉर डीप रिलैक्सेशन। आप किसी मंत्र का उच्चारण बार बार करते हो ताकि आपको डीप रिलैक्सेशन मिले, है ना। तो ये किसने दिया था, महेश, श्री महेश आचार्य ने, श्री महेश आचार्य ने, ठीक है। तो ये इन्होंने दिया था ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। तो इससे आप क्या कर सकते हो, इससे आपकी जो मंत्र है वो रिपीट करते हो आप, ओके। इससे आपको डीप रिलैक्सेशन मिलती है। उसके बाद है गाइडेड विजुअलाइजेशन। तो गाइडेड विजुअलाइजेशन में क्या है, इमेजिनिंग पीसफुल सिनारियोज फॉर मेंटल क्लैरिटी। आप क्या करते हो, आपके अंदर क्या होता है, विजुअलाइजेशन में आप ऐसी चीजें विजुअलाइज करते हो, ऐसे सिनारियोज आपके मन में आते हैं जो आपकी मेंटल क्लैरिटी को बिल्कुल मेंटली आपको क्लियर कर दे, आपको कोई और थॉट्स ना आए, बस एक ही चीज आपके सामने आए जो आप सोच रहे हो वो, बस उसके अलावा और कुछ नहीं, ओके। आफ्टर दैट इज द नेक्स्ट, द योगिक डाइट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। हमने बात की थी, अगर आप आसन भी कर रहे हो, साथ में आप प्राणायाम भी कर रहे हो, बट आपके लिए इन सब चीज़ों के अलावा एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, दैट इज द योगिक डाइट। आपको ऐसी डाइट लेनी पड़ेगी, ऐसा खाना पड़ेगा जो आपके लिए हेल्दी हो, नहीं तो ये आसन और प्राणायाम और मेडिटेशन है वो अच्छे से वर्क नहीं करेंगे, है ना, अच्छे से वर्क नहीं करेंगे। सो ईटिंग फॉर लॉन्जेविटी, ऐसा खाना खाओ जिससे आपकी उम्र बढ़े, आपका लाइफ स्पेन बढ़े। सो एंशिएंट योगिक डाइट एम्फोसाइज सात्विक, दैट इज सात्विक मतलब प्योर फूड दैट नरिश द बॉडी एंड माइंड, जिससे आपकी जो बॉडी है और माइंड है वो क्या है, नरिश हो सके, उसका अच्छे से पालन पोषण हो सके। आप अच्छा खाना खाओ, प्योर इन द सेंस कि आप प्लांट बेस्ड फूड खाओ ज़्यादा। कैसा, प्लांट बेस्ड फूड ज़्यादा खाओ आप, है ना। तो ऐसी चीज़ें खाओ जो हमें नेचर से प्राप्त होती है। सो की प्रिंसिपल्स ऑफ योगिक डाइट से, ईट फ्रेश एंड सीजनल फूड जरूर खाने चाहिए, बिना सीजन के फूड नहीं खाने चाहिए, बिकॉज इट इज़ अनहेल्दी फॉर अस, है ना, हमारे लिए अनहेल्दी होते हैं एक तरह से ये भी। और हमें फ्रेश खाना खाना चाहिए, फ्रूट वेजिटेबल होल ग्रेन एंड नट्स, ये सारी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। प्रेफर प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन, तो प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन को प्रेफर करना चाहिए। अवॉइड प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना चाहिए आपको, जो पॉलिथीन पे पैक होके आता है ना, जो पहले से ही पैक्ड रहता है, वो नहीं खाना चाहिए। और जंक फूड तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। हाइड्रेटेड रहना चाहिए, मतलब पानी पीते रहना चाहिए, वार्म वाटर, हर्बल टीज एंड फ्रेश जूस, ना। तो ये सारी चीज़ें आपको कंज्यूम करनी चाहिए फॉर अ योगिक डाइट। ईट माइंडफुली, ऐसा खाना मतलब माइंडफुली इन द सेंस कि जल्दी जल्दी में नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल स्लो स्लो च्यू करना चाहिए, मतलब चबाना चाहिए खाना, बिल्कुल स्लो पार्टिकल्स में। प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड फॉर फूड, ऐसा नहीं कि आप जल्दबाजी में कर रहे हो या फिर खाना खाते समय सेल्फी ले रहे हो, वो नहीं। आपको खाना खाने टाइम सिर्फ खाना खाना चाहिए, उसके अलावा टीवी फोन वगैरह सबसे बिल्कुल दूर रहना चाहिए ना। तो जिससे आपकी जो खाने की प्रक्रिया है वो अच्छी होगी, इंप्रूव होगी, आपको सलाइवा अच्छा आएगा ना। तो ये सारी चीजें। उसके बाद आते हैं, नेक्स्ट इज द डिटॉक्स एंड क्लींजिंग, दैट इज शतकर्म फॉर अ हेल्दी बॉडी। तो डिटॉक्स एंड क्लींजिंग क्या होता है, शतकर्म करना। इट मीन्स कि जब आप ऐसी प्रक्रिया कर रहे हो जो आपकी ये क्लींजिंग टेक्निक्स होती है, जो आपके टॉक्सिन्स होते हैं बॉडी में, है ना, जो कीटाणु चले जाते हैं, है ना, उनको रिमूव कर देती है आपकी बॉडी से। तो वो क्या क्या है, कुछ प्रैक्टिसेस हैं, जैसे जल नेति है, कपाल भाती है और त्रातक त्रातक या ट्रा
त्राटक भी बोल सकते हो आप इसे, ठीक है। तो ये क्या होता है, जल नीति क्या होता है, इससे आपकी जो नेशनल पैसेज है, आपकी जल नीति ये है कि एक नाक से आप क्या कर रहे हो, पानी ले रहे हो, दूसरे नाक से आप निकाल दे रहे हो, है ना। तो जल नीति ऐसी प्रक्रिया है जिससे आपकी जो नेशनल पैसेजेस हैं, या फिर आप बोल सकते हो साइनस जो है वो भी खत्म हो जाता है इससे भी, और इन्फेक्शंस भी नहीं आते आपकी बॉडी में। आफ्टर दिस इज कपालभाति, दैट इज स्कल शाइनिंग ब्रीथ। तो इसमें क्या होता है, डिटॉक्सिफाई लंग्स, बूस्ट इन डाइजेशन। इससे आपके जो लंग्स हैं वो अच्छे हो जाते हैं, डायफ्राम आपका इंक्रीज हो जाता है, आप अच्छे से क्या कर सकते हो, सांस ले सकते हो, है ना। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन आप अच्छे से कर सकते हो। क्या करना होता है इसमें, स्लो एंड नॉर्मल इनहेलेशन करना होता है, और एक्सहेलेशन मतलब सांस कैसे छोड़नी होती है, बिल्कुल फोर्सफुली या क्विक तरीके से ना, ऐसे करके। आपको पता होगा, वैसे आपने देखा होगा, आपने किया भी होगा, है ना, अपने लाइफ में, क्योंकि स्कूल्स में क्या होता है, प्राइवेट स्कूल्स में मोस्टली 12th क्लास तक योगा की टीचर मिल ही जाते हैं ना, कोई भी, तो वो वहाँ पे कराते हैं सारी चीजें ना। उसके बाद आता है त्राटक। त्राटक इज द कैंडल गेजिंग। आपको क्या करना पड़ता है, ध्यान लगाना पड़ता है किसी एक चीज पे, जिससे आपकी जो आई साइट है वो इम्प्रूव होती है और आपका फोकस बढ़ता है। अगर आप अपनी एक कैंडल को लेके थोड़ी सी दूरी पे रख के अगर आप उसको ही देखते जाओगे, उसकी लो पर देखते जाओगे, फ्लेम पर, तो इससे आपकी जो आई साइट है वो भी इम्प्रूव होगी, और जो आपका फोकस है एक चीज पे वो भी इम्प्रूव होगा। ओके, ये क्या होता है, शतकर्म होते हैं, डिटॉक्स एंड क्लिनजिंग, जिससे आप क्लिनजिंग कर सकते हो अपनी बॉडी की। ओके, आफ्टर दैट इज मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग थ्रू योगा। तो आप मेंटली और इमोशनली कैसे अच्छे हो सकते हो, अच्छी हेल्प ले सकते हो योगा के थ्रू। तो इससे स्ट्रेस कम होता है ऑब्वियसली। अगर आप योगा लोअर कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन जो है उनको कम करती है ना, प्रमोटिंग रिलैक्सेशन, और आपको रिलैक्सेशन ज्यादा होती है। इमोशनल बैलेंस बनाए रखते हैं मेडिटेशन और माइंडफुलनेस के जरिए। आप क्या कर सकते हो, इमोशनल रेजिलियंस हो जाते हो, कि मतलब आपकी जो इमोशंस है उस पर काबू पाना स्टार्ट कर देते हो, अच्छे से कर लेते हो ये सारी चीजें। आफ्टर दैट इज बेटर स्लीप। आपको अच्छी नींद आती है योगा से, आप इंसोमैनिया को खत्म कर सकते हैं, ऐसी बीमारी जिसमें आपको बिल्कुल भी नींद ना आती है, और जिससे आपकी नर्वस सिस्टम भी है वो रिलैक्स हो जाते हैं। फोकस और क्लैरिटी आती है आपके अंदर, है ना, इससे आपकी कंसंट्रेशन बढ़ती है और डिसीजन मेकिंग स्किल्स इंप्रूव होती हैं, ठीक है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हेल्थ वाइज भी इंपॉर्टेंट है, आपके एजुकेशन के वाइज भी। अगर आप हेल्थ वाइज ही अच्छी नहीं होगी तो कौन सी एजुकेशन कर पाओगे आप अच्छे से ना, नहीं कर पाओगे ना। तो हेल्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, उसके बाद आता है फोर्थ वन इज द स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड सेल्फ रियलाइजेशन। तो इसमें क्या होता है, द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ योगा, दैट योगा कनेक्ट्स इंडिविजुअल विद देयर, योगा क्या करता है, योगा कनेक्ट्स इंडिविजुअल विद देयर हायर सेल्फ, फोस्टरिंग इनर पीस एंड कंटेंटमेंट। कि योगा क्या करता है, आपको क्या करता है, इंडिविजुअल को कनेक्ट करता है अपने हायर सेल्फ से। अगर आप मेडिटेशन करते हो, है ना, मेडिटेशन आपने की हो, कभी ध्यान लगाना स्टार्ट किया हो, तो आप देखोगे कि आप बिल्कुल शांत मन में चले जाओगे, जहाँ पे जैसे बहुत कम लोग जा पाते हैं, जिस तरह से इनर पीस आपके अंदर आता है, आप बहुत ज्यादा खुश होते हो अपनी लाइफ में, अच्छी चीजें करते हो, अच्छे कर्म करते हो। इट एम्फसाइज धर्म, कर्म एंड मोक्ष एज अ गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर लाइफ। तो इसका जो गाइडिंग प्रिंसिपल है योगा का, वो क्या है कि आप धर्म करो, धर्म इन द सेंस कि जो आपका काम है, जिस जिस जैसे आप स्टूडेंट हो ना, स्टूडेंट हो, तो आपका धर्म क्या है कि आप एक स्टूडेंट की लाइफ जियो, है ना, स्टूडेंट की लाइफ जियो, आप स्टूडेंट बन के ही रहो, ज्यादा बड़े ना, एक तरह से मतलब कोई और चीज ना करो। आप अगर टीचर हो तो एज अ टीचर ही बिहेव करो, है ना, तो डॉक्टर हो तो डॉक्टर वाले काम करो, ना कि करप्शन वगैरह, ये सारी चीजें नहीं, है ना। सो कर्म इज अ एक्शन, की अब जो आप स्टूडेंट हो आपका धर्म है, और आप जो उससे रिलेटेड चीजें कर रहे हो वो आपके कर्म है ना। तो आप अच्छे कर्म करोगे तो आपको जैसे कर्म करते हो वैसा ही फल मिलता है। तो ये इस पे ही एम्फोसाइज करता है कि अगर आप योगा करोगे, अच्छी प्रैक्टिसेस करोगे अपनी लाइफ में, तो आपका अच्छा जीवन ही होगा, और उससे आपको मोक्ष मिल सकता है, दैट इज लिबरेशन। आप ऐसे पथ पे जा सकते हो जहाँ पे आपको मोक्ष मिले, आपको शांति मिले, आपके अंदर इनर पीस आए, आप बहुत अच्छे से अपना जीवन बिता सको, है ना। तो ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं फॉर लाइफ। सो चैंटिंग मंत्र लाइक ओम एंड प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड एनहेंस स्पिरिचुअल अवेयरनेस। कि अगर आप ओम का जप करोगे, चैंट करोगे मंत्र, और सारे मंत्र जो होते हैं वो जप करोगे उनका, तो उससे क्या होगा, आपके अंदर क्या आएगी, ग्रेटिट्यूड आएगी, मतलब आप एक अच्छी भावना आएगी आपके अंदर, है ना, और स्पिरिचुअल अवेयरनेस आपकी इंक्रीज होगी, आप आध्यात्मिक की तरफ ज्यादा बढ़ते जाओगे, है ना, इस रिनाउंसली वर्ड को छोड़कर, है ना। ओके, उसके बाद आता है इंटीग्रेटिंग योगा इनटू डेली लाइफ। कि आप कैसे कर सकते हो योगा को डेली लाइफ में। तो मॉर्निंग रूटीन में आप क्या कर सकते हो, स्टार्ट द डे विद सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार से आप अपना स्टार्ट करो डे, और डीप ब्रीदिंग से। वर्क लाइफ में आप टेक माइंडफुल ब्रेक्स, आप थोड़ा सा ब्रेक भी लो, है ना,
काम करते करते डेस्क योगा करो, है ना, और मेंटेन बॉडी पोस्चर, और बिल्कुल सीधे होकर चलो और अपने बॉडी पोस्चर को इम्प्रूव करो। डाइट एंड न्यूट्रिशन भी यूज़ कर सकते हो आप कि बैलेंस डाइट खाओ आप, है ना, बैलेंस डाइट की उसमें विटामिन भी हो, प्रोटीन भी हो, है ना, तो ये सारी चीज़ें भी होनी चाहिए। प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन भी हो, है ना, तो प्लांट बेस्ड डाइट होनी चाहिए विद फ्रेश इंग्रेडिएंट, जो बिल्कुल फ्रेश हो, है ना। ऐसा नहीं कि आप बहुत बासा खाना खा रहे हो, स्टेल फूड नहीं अलाउड होता इसमें योगिक एक्टिविटीज़ में। इवनिंग रूटीन कैसा होना चाहिए आपको, विंड डाउन विद मेडिटेशन, आप कुछ मेडिटेशन करो, है ना, और ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग करो कि मतलब कुछ लिखो, ऐसी चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें लिखो अपनी लाइफ की, है ना, और हर्बल टी को आप कंज्यूम कर सकते हो। आफ्टर दिस स्लीप हाइजीन कैसा होना चाहिए, अवॉइड स्क्रीन बिफोर बेड, कि बेड पे जाने से पहले आपको मतलब इट मीन्स कि आपको सोने से पहले स्क्रीन्स नहीं यूज़ करनी है, इट मीन्स कि फ़ोन लैपटॉप्स वगैरह नहीं यूज़ करना है। योगा को प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस योगा निद्र फॉर डीप रेस्ट, आप वो निद्र मतलब जो जिससे नींद आए, ऐसा योगा की प्रैक्टिस करो, ओके। उसके बाद है नेक्स्ट वन इज द साइंटिफिक बेनिफिट ऑफ द योगिक लाइफस्टाइल। साइंटिफिक बेनिफिट क्या है, तो अगर हम बात करें, स्टडी इन द जर्नल ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन, ये रिसर्च वर्क है, दिस इज द रिसर्च वर्क, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है कि अगर आप योगा करोगे तो उससे आपकी जो इन्फ्लेमेशन है और आपकी जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रॉन्ग होगी, है ना, आप गलत काम जो है आपके कम होंगे, मतलब आप गलत विचार आपके अंदर नहीं आएंगे, और उससे आपकी इम्यूनिटी जो है वो अच्छी होगी, है ना। सो उसके बाद है हार्वर्ड मेडिकल स्कूल ने क्या रिपोर्ट किया था कि योगा इम्प्रूव हार्ट हेल्थ, योगा से हार्ट हेल्थ इंप्रूव होती है, रिड्यूसेस ब्लड प्रेशर, और ब्लड प्रेशर भी कम होता है इससे, ओके। सो उसके बाद है न्यूरो साइंटिस्ट भी, इन्होंने भी डिस्कस किया मेडिटेशन के थ्रू आप क्या कर सकते हो, ब्रेन एजिंग, मतलब आपकी जो ब्रेन की एज है इन द सेंस कि आप भूल जाते हो चीज़ों को, तो वो सारी चीज़ें नहीं होंगी, आपका ब्रेन काफ़ी सालों तक काम करेगा, आप अच्छी चीज़ें, अच्छे विचार कर पाओगे, और आपका कॉग्निटिव फंक्शन, जिसमें आप एजुकेशन में भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट ला सकते हो, अपने डेली लाइफ में भी इंप्रूवमेंट ला सकते हो योगा के थ्रू। तो ये था साइंटिफिक बेनिफिट्स ऑफ द योगिक लाइफस्टाइल। डिपेंड करता है कि जो क्वेश्चन है कितने मार्क्स का, 7 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हो पॉइंट वाइज पॉइंट, और आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं आपके एग्जाम्स में ना। तो ये थी हमारी क्लास स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा योगा के बारे में। इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इंटरेस्टिंग टॉपिक था, जो आप अपनी डेली लाइफ से रिलेट कर सकते हो, और आप ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ में भी कर सकते हो एज अ डेली रूटीन, जिससे आपकी जो हेल्थ है वो इम्प्रूव हो, आप एक अच्छी लाइफ को जी सको, है ना, आपकी लाइफ स्पैन है वो बढ़ सके योगा के थ्रू। सो स्टूडेंट्स, ये हमने बात की, कोई कंफ्यूजन या कोई क्वेरी रह गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ज़रूर पूछ लेना। कोई भी क्वेरी रह गई हो, कोई टॉपिक आपको नहीं पता हो, अभी तक नहीं आता, वो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसकी वीडियो जल्द ही लेकर आऊँगी। और स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल टू ऑल दोज हु आर डूइंग ITEP कोर्स। और टेक केयर स्टूडेंट्स, बाय, ओके।